हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपका एक टेस्ट लिया था परसों, तो उसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे ना, तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके एसएसटी के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं और विद डिटेल। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उत्तराधिकार का नियम किस सूची से संबंधित है? उत्तराधिकार का नियम किस सूची से संबंधित है? अब आपको पता है अच्छे से कि हमारे 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। जो संघ सूची है ना, इसके अंदर जो कानून बनाने का जो अधिकार है ना, वो केंद्र सरकार को है। जो हमारी सेंटर में गवर्नमेंट है वो बनाती है इनके ऊपर रूल। ठीक है। अगर राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची के ऊपर जो अधिकार है या कानून बनाने का अधिकार है वो आपके राज्य सरकार को होता है। देखिए, हर स्टेट के अंदर, सेंटर के अंदर या स्टेट के अंदर कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, तो उनके ऊपर जो अधिकार है ना कानून बनाने का, उन पे बात चल रही है। तो काफी ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर राज्य सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, काफी ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर किसको, आपके केंद्र सरकार को अधिकार है कानून बनाने का, यानी कि उनकी ही मानी जाएगी। और एक आती है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपका एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य प्लस में केंद्र दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इसके नियम या इसके अधिकार बनाते हैं। ठीक है, वो होती है आपकी समवर्ती सूची। तो हमसे पूछा यह गया है कि उत्तराधिकार का नियम किस सूची से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर नंबर बी। किससे संबंधित है? आपकी समवर्ती सूची से। जैसे आपकी शिक्षा हो गई, अब शिक्षा आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। जैसे अब केंद्र था, अब इसमें देखिए दोनों बना सकते हैं, यहाँ पे केंद्र भी और राज्य भी। तो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, अभी जो बीएड वाले थे ना, वो आपके किससे बाहर कर दिए? पीआरटी से बाहर कर दिए। क्यों? क्योंकि देखिए शिक्षा के ऊपर जो अधिकार कौन कौन बना सकता है? आपके केंद्र भी और आपका राज्य भी। अब केंद्र ने रूल बना दिया था कि बीएड वाले किसके अंदर अलाउ हैं? पीआरटी के अंदर अलाउ हैं। लेकिन जो स्टेट थे, स्टेट वालों ने बीएड को अलाउ नहीं किया था पीआरटी के अंदर। क्यों? क्योंकि शिक्षा का मामला है, इसलिए स्टेट के भी अपने रूल्स हैं। तो स्टेट ने क्या किया था? बीएड वालों को एंटर नहीं किया था। तो जब एंटर किया तो जो काफी जो स्टूडेंट थे वो कोर्ट में पहुंच गए और लास्ट में कोर्ट ने क्या डिसीजन दे दिया कि जो आपके बीएड वाले हैं वो पीआरटी से बाहर हैं। तो ये जो शिक्षा है ये आपकी समवर्ती सूची का विषय हो गया था। इस वजह से ये आपका इश्यू जो है ना वो क्रिएट हुआ था। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है कि शिक्षा किसका विषय है? आपकी समवर्ती सूची का। और इसी तरीके से जो उत्तराधिकार का नियम है वो भी किससे रिलेटेड है? आपकी समवर्ती सूची से। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन को। देखिए, राज्य सूची, तो राज्य सूची में आपकी पुलिस आ गई, किसमें आएगी? राज्य सूची में। व्यापार किसमें आएगा? राज्य सूची के अंदर। वाणिज्य किसमें आएगा? आपकी राज्य सूची में। कृषि और सिंचाई किसमें आएगा? आपकी राज्य सूची के अंदर। और राज्य पर अधिकार किसका है कानून बनाने का? आपके राज्य पर। यानी कि ये जितने भी मुद्दे हैं ना, इन पे जो कानून बनाएगा कौन बनाएगा? आपके राज्य बनाएगा। ये बात समझ लिया आप। ठीक है। और राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, मैंने लिख भी दिया है। इसी तरह समवर्ती सूची की बात करें हम तो शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार का नियम, ये जो विषय है ना, इस पे केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। यानी कि आपके केंद्र भी और आपके राज्य भी दोनों मिलकर इन पे अपने अधिकार या कानून बनाते हैं। तो इनको याद रखना आप पक्का।
विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, क्योंकि बाकी आपको लगभग सभी को याद होते हैं। तो हो सकता है आपसे विवाह पूछ ले, या फिर गोद लेना पूछ ले, या फिर उत्तराधिकार। गोद लेना और उत्तराधिकार का जो नियम है सेम सा है, ठीक है। तो किसमें आएंगे? ये आपकी समवर्ती सूची के अंदर आएंगे। तो देखिए ये जो टॉपिक है ना, इनको मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में और एकदम बेस्ट तरीके से हमारे जो थ्योरी क्लासेज हैं, जो हमारा कोर्स है उसके अंदर डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो मात्र 699 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम 6 सब्जेक्ट कर रहे हैं। सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आपकी जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, और विद पीडीएफ। यानी कि इनकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। और मैंने रख दिया है कि 15 नवंबर तक, आपके लगभग 10 दिन बाद 15 नवंबर तक जितना भी ये सिलेबस है ना, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इनका रिवीजन कर सकें अपना प्रिंट निकाल के। तो जिन्होंने इस कोर्स को परचेज नहीं किया है ना, तो मात्र 699 रुपए में वे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और कम समय में अपनी बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं। क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ना, ये समझिए मैं वही ही करवा रहा हूं। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कोर्स को परचेज करके पीडीएफ निकाल के आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर दीजिए। जिन्होंने तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है वो भी अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए जिनको कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, इनके इन 6 सब्जेक्ट के अलावा जो आपका एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स बच गया, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स बच गया, आईसीटी हो गया, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, यानी कि जो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं वो मात्र 1349 रुपए में इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था? देखिए हमारे देश में किसका शासन था? अंग्रेजों का था। तो उन्होंने जो अंग्रेजी भाषा है ना, उसको कामकाज की भाषा बना रखा था। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे किसको यूज करते थे? आपकी अंग्रेजी को यूज करते थे। लेकिन अंग्रेज चले गए तो देन उसके बाद भी किसका यूज हो रहा था? आपकी इंग्लिश का यूज हो रहा था। तो तब डिसाइड किया गया कि कब तक हम यूज करेंगे, या कब तक यूज करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो वो डेट आपकी पूछी गई है। तो बताइए आप 1958, 1964, 1965 या फिर 1959। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर सी। 1965 तक जो है हमें इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए था। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। और देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये मैं थ्योरी क्लासेस से उठाता हूं, जो हमने कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवा रखी है ना। तो ये सारी डिटेल जो है ना आपको थ्योरी क्लासेस के अंदर, कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। और इनमें से जो प्रमुख थे ना, वो आपके तमिलनाडु था। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था, यानी कि जैसे दंगे टाइप या उग्र रूप, यानी जिसपे क्या हो, जन धन की हानि हो, इस टाइप की चीजें हो गई थी। इतना उग्र आंदोलन हो गया था। किसकी मांग के लिए? आपकी अंग्रेजी की सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर मांग के लिए। याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका में स्थित बहुसंख्यक समुदाय है। यानी कि श्रीलंका के अंदर कौन सा बहुसंख्यक समुदाय है? ईसाई, तमिल, मुस्लिम या फिर सिंहली? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, वो आएगा आंसर नंबर डी, सिंहली। लगभग 74% आपके कौन है? सिंहली है। कहां पे? श्रीलंका के अंदर, ठीक है। और तमिल लगभग कितने हैं? तमिल है आपके लगभग 18%। कहां पे? श्रीलंका के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यानी कि सिंहली लोग ज्यादा थे, कितने थे? 74%। और ये लोग क्या चाहते थे कि जो श्रीलंका है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंहलियों का ही होना चाहिए, हमारी ही बातें मानी जाएं, हमारी ही चीजों को लागू किया जाए। तो किसके खिलाफ थी ये चीजें? तमिल समुदाय के खिलाफ थी, क्योंकि ये अल्पसंख्यक थे। कितने थे? आपके 18% थे। तो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल संख्या में 18% है। तो हमसे यही पूछा था कि किनकी संख्या ज्यादा है, तो वो है आपकी कितनी? 74%। आप यहां पे देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंहली लोग, ठीक है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में देशों के बीच किसका द्रुत आवागमन देखा गया है? ऑप्शंस को देखिए आप। वस्तुओं, सेवाओं व लोगों का, वस्तुओं, निवेशों व लोगों का,
वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का, और या फिर उपर्युक्त सभी। तो आपको इसमें से आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताइए आप, तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका आंसर नंबर सी, कि आपकी कौन कौन सी चीजें, वस्तुएं, सेवाएं और निवेश, इनका द्रुत आवागमन होता है एक देश से दूसरे देश के अंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। तो आपको मिल गया ना, किसका, वस्तुओं का, सेवाओं का और निवेश का, और साथ में कौन, आपकी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता है, और देखिए ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के अंदर, और एज इट इज सेम क्वेश्चन आया आपका ये, ठीक है। लेकिन वहां पे इन्होंने है ना जो आंसर है ना वो गलत दिया था। हो सकता है बाद में इसका बोनस मिल गया हो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि बुक के अंदर क्या दे रखा है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता है, ऑप्शंस को देखिए आप, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, वितरण प्रणाली को कम करना, नई कंपनियां स्थापित करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, आंसर नंबर ए आएगा। स्थानीय कंपनियों को खरीदना क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। याद रखिएगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वहां पर उन्होंने साझेदारी वाली बात दी थी ऑप्शन के अंदर। जो करेक्ट आंसर जो आपके चंडीगढ़ पीआरटी में माना गया था, वो साझेदारी को माना गया था, कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना वो साझेदारी करती हैं किसके साथ, स्थानीय कंपनियों के साथ। तो आई थिंक जब आपका बाद में जब रिजल्ट आया होगा तो उसका बोनस पक्का दिया गया होगा, क्योंकि आपका जो राइट आंसर है ना वो यही होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का आम रास्ता जो है स्थानीय कंपनियों को खरीदना है और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्या नाम है, कारगिल फूड्स। कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। तो आपको याद रखना है परख फूड्स किससे रिलेटेड है, आपकी भारत की कंपनी है, और कारगिल फूड्स कहां की है, आपकी अमेरिका की, यूएसए की। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय कंपनी नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फोसिस, हाँ जी है। सुंदरम फोर्सर्स आपकी है। टाटा मोटर्स आपकी है। और कारगिल फूड्स हमने जस्ट अभी पढ़ी है, कहां की है, आपकी अमेरिका की कंपनी है ये। इसके अलावा क्या याद रखेंगे आप, परख को भी याद रखेंगे। परख कहां की है, आपकी इंडिया की कंपनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी, कारगिल फूड्स। क्योंकि कहां की है ये, अमेरिका की। और हमसे क्या पूछा था, नहीं है ही पूछा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, टाटा मोटर्स कहां की है, आपकी इंडिया की है। इन्फोसिस जो आईटी कंपनी है कहां की है, आपकी इंडिया की है। रैनबैक्सी किसकी कंपनी है, दवाइयों की। ये भी आप ये वो याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रैनबैक्सी है ना वो किस फील्ड से रिलेटेड कंपनी है, तो किसकी है वो, दवाइयों की है। एशियन पेंट्स आपकी पेंट से रिलेटेड हो गई। और सुंदरम फोर्सनर्स किससे रिलेटेड है, आपके नट और बोल्ट से। और ये सारी की सारी कैसी हैं, आपकी भारतीय कंपनियां हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और कारगिल फूड्स कहां की है, जो आपकी कारगिल फूड्स है ये आपकी अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध खान नेवेली कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो लिग्नाइट कोयला, इससे रिलेटेड जो प्रसिद्ध खान है नेवेली, वो कहां पे स्थित है, असम के अंदर, तमिलनाडु में, ओडिशा में, या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, आंसर नंबर बी आएगा। कहां पे स्थित है, आपकी तमिलनाडु के अंदर। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। अब भूरा कोयला है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से भूरा कोयला किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं, हम लिग्नाइट को बोलते हैं भूरा कोयला। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमयुक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। याद रखिएगा, आपको मिल गया होगा आपका करेक्ट आंसर। ये सब चीजें थ्योरी क्लास के अंदर हमने बहुत ही डिटेल से कर रखी हैं और आपको एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
कौन सा अधात्विक खनिज है? कौन सा अधात्विक खनिज है? सबसे पहले आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए खनिजों का वर्गीकरण। तो खनिज है आपका, इसका वर्गीकरण कर दिया किसमें? आपका धात्विक में, अधात्विक में और ऊर्जा खनिज के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो धात्विक खनिज है ना, इनको भी डिवाइड कर दिया किसके अंदर? आपके लोह धातु में, अलोह धातु में और आपका बहुमूल्य खनिजों के अंदर। और ये हमने डिटेल से थ्योरी क्लास में कर रखा है कोर्स के अंदर। तो इसलिए अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं ना, तो परचेज कर सकते हैं आप मात्र 699 रुपए में, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो जिसमें लोहे का अंश हो, लोह धातु होगी, कौन कौन से आ गई? आपके लोह अयस्क आ गया, मैग्नीज आ गया, निकल आ गया और कोबाल्ट आ गया। ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपकी लोह वाली में, लोह धातु में। अलोह की बात करें तो तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट किसमें आएंगे? आपकी अलोह धात्विक खनिजों के अंदर। अगर बहुमूल्य खनिज की बात करें तो सोना, चांदी, प्लेटिनम किसमें आएंगे? आपके धात्विक खनिज में आएंगे और बहुमूल्य खनिजों के अंदर आएंगे। और इसी तरह हम अगर अधात्विक की बात करें तो आपका अभ्रक हो गया। और यही हमारा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। देखिए आप इधर, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज है भाई, सीसा, जस्ता और तांबा और अभ्रक। तो अभ्रक क्या हो गया? आपका अधात्विक खनिज हो गया है, याद रखिएगा आप। तो अभ्रक नमक, पोटास, सल्फर, चुनाज्म जिसे हम चुना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर किसमें है? आपके अधात्विक में। और इसी तरह अगर हम ऊर्जा खनिज की बात करें ना, तो इसमें कौन कौन सा आ गया? आपका कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया और आपका आ गया प्राकृतिक गैस, याद रखिएगा। तो खनिजों का वर्गीकरण था ये। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है कौन कौन सा? आपका भेल है, सेल है, टिस्को है या फिर ऑयल है, OIL। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका आंसर नंबर डी। क्या आंसर होगा? आंसर नंबर डी। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हमने थ्योरी क्लासेस में डिटेल से करवा रखी है, ठीक है। तो देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति में क्या हो? स्वामित्व हो, उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो निजी व्यक्ति संभालता हो ना जिसको, वो किसमें आएगा? आपके निजी क्षेत्र के उद्योग के अंदर आएगा। जैसे आपका टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, आपका डाबर उद्योग हो गया। कैसे उद्योग हैं? ये आपके निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त उद्योग, संयुक्त का मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या हो? आपकी राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से, यानी कि दोनों से, आपके राज्य सरकार भी शामिल हो जिसमें, और आपका जो निजी क्षेत्र है ना, निजी क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो भी शामिल हो, दोनों मिलके करें तो वो संयुक्त उद्योग कहलाता है। तो इसी तरह से ऑयल, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या है? आपके संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है, आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ऋण विकास के क्षेत्र में कैसी भूमिका अदा करता है? ऋण विकास के क्षेत्र में कैसी भूमिका अदा करता है? अब ऋण का मतलब क्या होता है? भाई आपको पैसों की जरूरत है, आप ऐसा मानिए आपको कोई कंपनी लगानी है और उस कंपनी को खड़ा करने के लिए आपको पैसों की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? आप ऋण लेंगे, यानी कि उधार लेंगे। और आपने ऋण लिया और लगाने के बाद आपने इस कंपनी में लगा दिया। तो अब ये कंपनी ऐसा मानिए कि किसी मशीन के पुर्जे बनाती है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पुर्जे हैं ये। तो सीधा और सिंपल सा है, इस कंपनी ने बहुत अच्छी तरक्की की, पुर्जे अच्छे से बिके, देश के बाहर भी बिके, अंदर भी बिके, यानी कि इसने एक अच्छा बिजनेस किया। तो आप खुद बताइए, उसने ऋण लेके इन चीजों को लगाया और लगाने के बाद बहुत ही अच्छा बिजनेस कर दिया। तो ये चीज हमारे देश के लिए क्या है भाई? अच्छा बिजनेस होगा, अच्छी इनकम होगी, हमारी जो GDP है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो क्या हुआ? देश के हित में कुछ ना कुछ सही हुआ ना। तो इसलिए जो ऋण है ना, वो विकास के क्षेत्र में, क्योंकि विकास हुआ, देश का डेवलपमेंट हुआ, हमारी GDP है वो इंक्रीज हुई। तो ऋण जो है ना, वो विकास के क्षेत्र में कैसी भूमिका निभाता है? सामान्य, नकारात्मक, सकारात्मक या परिस्थिति के अनुसार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका आंसर नंबर सी होगा, सकारात्मक। कि जो आपका ऋण है, जो हम उधार लेते हैं, वो विकास के क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाता है। आप सिर्फ और सिर्फ उधार या ऋण को देख के नेगेटिव मत चले जाना। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से सकारात्मक भूमिका निभाएगा। क्योंकि देश का विकास हुआ किससे? आपने ऋण लिया और ऋण लेके आपने एक अच्छी कंपनी को खड़ा कर दिया, जिसने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर सी, सकारात्मक, ठीक है। तो देखिए, ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने टेस्ट के अंदर दिए थे। इसी तरीके से इन जो क्वेश्चंस है ना, मैं आपको जो थ्योरी क्लासेस है उसमें डिटेल से करवा रखे हैं।
ठीक है ना। वहां पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी चीज़ों की, जिनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, और रिवीजन करने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो ये आपके लिए बेहद ही ईजी हो जाएंगे। तो कोर्स के अंदर विद पीडीएफ हमने चीज़ों को प्रोवाइड करवाया है। तो अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 699 रुपये में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 15 नवंबर तक मैं इस कोर्स के अंदर जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट, सभी को विद पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।